नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन में हिंसा और आगजनी, 5 किसानों की मौत की खबर। मुख्यमंत्री ने दिया न्यायिक जांच का आदेश। कांग्रेस ने बताया किसानों के खिलाफ युद्ध। देश भर में रही आज डॉक्टरों की हड़ताल। हिंसा के खिलाफ सख्त कानून की मांग। जेनेरिक दवाएं लिखने की मांगी आजादी। कश्मीर में बिगड़े हालात के लिए केंद्र जिम्मेदार। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा हर मोर्चे पर नाकाम सरकार। अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने का लगाया आरोप। मानसून की ओर बेहतर होने की आशा। मौसम विभाग को 98% बारिश की उम्मीद। अल नीनो का खतरा हुआ कम। शेर बहादुर देउबा नेपाल के नए प्रधानमंत्री। 338 सांसदों का मिला समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। आइए देखते हैं पहली खबर। मध्य प्रदेश में आज किसानों का आंदोलन हिंसक हो गया। गोलीबारी में 5 किसानों की मौत की खबर है। राज्य सरकार ने फायरिंग से इनकार किया। हालांकि मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि किसानों के हक के बदले उन्हें सरकार गोलियां दे रही है। मंदसौर अस्पताल में भर्ती जख्मी किसान। मध्य प्रदेश में 6 दिनों से जारी किसान आंदोलन के दौरान मंगलवार को पिपलिया मंडी इलाके में हिंसा हुई। चश्मदीदों का दावा है कि पथराव के दौरान पुलिस फायरिंग में 5 किसानों की जान चली गई। किसान आंदोलन चल रहा था सर, और ये बही पार्सना चौपाटी की घटना है। पुलिस वाले भी पत्थर फेंक रहे थे, किसान भाई भी उन पर पत्थर फेंक रहे थे। दोनों तरफ से पथराव हो रहा था और तभी उन्होंने गोली चला दी। राज्य सरकार ने पुलिस फायरिंग से इनकार किया है। सरकार ने इसे असामाजिक तत्वों की करतूत बताया। हिंसा के बाद पिपलिया मंडी इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिले के बाकी थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगाई गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस की तरफ से, चाहे वो सीआरपीएफ हो चाहे बाकी सब हो, उनकी तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई है। फायरिंग कहां से हुई है, कैसे हुई है, इसकी पूरी डिटेल हमने बुलाई। जांच के आदेश हमने दिए। कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत इस आंदोलन को हिंसात्मक रंग देने का प्रयास किया, रूप देने का प्रयास किया। कई जगह कांग्रेस के नेता लगातार ये प्रयास करते रहे। सोमवार को भी यहां किसान उग्र हो गए थे। उन्होंने रेलवे क्रॉसिंग को तोड़ने के साथ पटरी उखाड़ने की कोशिश की थी। आंदोलन का असर मंदसौर से सटे रतलाम, उज्जैन और इंदौर में दिख रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि हक मांग रहे किसानों के साथ बीजेपी सरकार युद्ध कर रही है। जो व्यक्ति कहते थे कि किसान उनके भगवान हैं और वे उनके पुजारी हैं, आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई है कि मध्य प्रदेश पर उन पर गोली चलाई जा रही है। मैं नहीं समझता कि राष्ट्र में कहीं भी ऐसी स्थिति घटित हुई हो। मध्य प्रदेश में किसान फसलों के उचित मूल्य की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सोमवार को किसानों की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस घटना पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जयशंकर गुप्ता साहब, एग्जीक्यूटिव एडिटर देशबंधु से। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये जिस तरीके से मामला सामने आया, किसानों का एक आंदोलन उनकी उपज के मूल्य को लेकर, और उसके बाद वहाँ पर फायरिंग। हालांकि वहाँ के मंत्री कह रहे हैं कि पुलिस फायरिंग नहीं है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जांच होगी। गोविंद, ये मध्य प्रदेश जैसे राज्य में हो रहा है जहाँ पे हर दिन औसतन 2-3 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों की बेबसी आप समझ सकते हैं। किसानों की समस्या ये है, जो किसान आंदोलन चला रहे हैं, पहली बात तो वो बाहर से नहीं आए हैं या किसी दल से, उनकी पृष्ठभूमि रही है। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए भारतीय किसान संघ के लोग हैं, जिनमें
दरार पैदा कर दिया सरकार ने। उसके एक गुट से उन्होंने समझौता कर लिया, फिर दूसरे गुट ने अलग राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ बना करके वो आंदोलन चला रहे हैं लोग। उनकी मांगे क्या हैं? फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के भाजपा के सारे लोगों ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी कहा कि हम किसानों को उनकी फसल की लागत का 1.5 गुना मूल्य मुहैया कराएंगे, दिलाएंगे। अगर ये कोई मांग करता है तो फिर अब उस पर गोलियां। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि राज्य के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह जी का जो बयान है वो थोड़ा चिंताजनक, हास्यास्पद है, लेकिन चिंताजनक भी है। हास्यास्पद इसलिए है कि राज्य के गृह मंत्री को नहीं मालूम कि गोलियां कैसे चल रही हैं, किधर से चल रही हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं तो पुलिस ने चलाई, न सीआरपीएफ ने चलाई, तो चलाई किसने? आखिर में किसान तो मरे हैं ना। गोली तो 5 किसानों की जान तो गई है, कुछ घायल भी हुए हैं। तो अब आपको इतना तो पता ही होना चाहिए, ये आंदोलन जो है आज का कल का तो नहीं है, ये पिछले 1 जून से आंदोलन चल रहा है, लगातार चल रहा है। तो अब आप देखिए कि जैसे पिछली बार सरकार ने 6 रुपए किलो के हिसाब से प्याज खरीद लिया था राज्य सरकार ने, लेकिन अब उनके पास भंडारण की कोई जगह नहीं थी, सारा प्याज सड़के बर्बाद हो गया। इतने सालों से आपकी सरकार है, हम कहें कि पूरे अगर 70 सालों का हिसाब ले लो तो भी, या अगर 15 सालों का हिसाब ले लो तो भी, आप भंडारण की स्थिति नहीं बना सके कि जो फल और सब्जी हैं, ये तो कच्ची फसल होते हैं ना, कच्चे होते हैं ना, तो उसको अब मान लो सब्जियां हैं, टमाटर है, आलू है, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए। तो उस ढंग के कोल्ड स्टोरेज जहाँ पे आप उसका भंडारण कर सकें, अभी तक तो आप कुछ नहीं कर सके हैं। वहीं दूसरी किसानों का आरोप ये भी है कि जो सरकारी खरीद केंद्र है, जो एमएसपी आपने तय कर दिया है, उस दाम पर वहाँ पर कोई खरीदने को तैयार नहीं। जैसी जिन्स को 1200 और 1300 रुपए में उन्हें बिचौलियों को बेचना पड़ रहा है। कविंद्र, उसी मध्य प्रदेश में या उसके से लगे उत्तर प्रदेश के इलाकों में किसानों को 8 आने 40 पैसे किलो आलू बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा था। आज इस बार तुअर की फसल जो है, अरहर की दाल की फसल, वहाँ पे ये इलाका जो है वो पूरा मध्य प्रदेश नहीं है। आंदोलन का इलाका मालवा और निमाड़ है, जहाँ पे ये मूंग और तुअर की दाल या ये सब्जियाँ बहुत बड़े पैमाने पर पैदा होती हैं। क्योंकि पिछले साल दाल के दाम जो हैं, अरहर के दाल के दाम 150 रुपये तक चले गए थे, तो किसानों ने इस उम्मीद से बुआई की थी, ज़्यादा की थी कि तुअर की दाल हो। इस बीच हमारी सरकार ने मोजाम्बिक के किसानों से समझौता कर लिया कि हम मोजाम्बिक से दाल खरीद लेंगे, वहाँ के किसानों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तुअर दाल की पैदावार करें और उनसे हम लेंगे बड़े दाम पर, लेकिन हम अपने किसानों को उचित मूल्य नहीं दे पाएंगे। तो शायद ये भी एक बड़ा अनरेस्ट का कारण है। देखिए, आंदोलन में हिंसक होना, ये कहीं भी उसको आप जायज़ नहीं ठहरा सकते हैं। हिंसा जिस तरह से 1 जून से आंदोलन में हो रहा है, कभी पुलिस के ऊपर भी पथराव हो रहा है, पुलिस के जवान भी घायल हो रहे हैं, रेल की पटरियां भी उखाड़ रहे हैं लोग, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? जब अहिंसक प्रतिरोध को आप मान्यता नहीं देंगे, अगर किसान अहिंसा के जरिए प्रदर्शन करेगा, विरोध करेगा, अपनी मांग को रखेगा, तो आप सुनवाई नहीं करेंगे, अनसुना कर देंगे। तो फिर मजबूर होकर के फिर उसको दूसरे रास्ते अपनाने पड़ते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, जो लोग सरकारों में हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बात यहाँ तक पहुँचे, पथराव या लाठी गोली के हद तक पहुँचे, उससे पहले अगर उनकी जायज़ बातें हैं तो उनको मंजूर करना चाहिए। पिछले साल भी आंदोलन हुआ था, उसके पहले भी जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे तब भी हुआ था, तो बहुत सारी बातें इन्होंने थी, लेकिन उस पर अमल बहुत सारे पर नहीं हो पाया था। ये एक जो बड़ा मुद्दा है, चाहे वो महाराष्ट्र में हम देखें या फिर साउथ में अगर चले जाएं तो उन राज्यों में देखें, उत्तर प्रदेश में हो या फिर अब हालिया जो मसला है मध्य प्रदेश में, वो है एमएसपी को लेकर जो मूल्य लागत मूल्य और उसका 50% प्रॉफिट की बात, जो कि एक आयोग के जरिए भी कई बार सामने आई है। आखिर अब क्योंकि ये मसला देशव्यापी होता जा रहा है, तमाम राज्यों में इसकी आग फैलती जा रही है, तो फिर सरकारें मिलकर इस पर कोई भी कदम उठाने या उसको लागू करने को लेकर हिचकिचा क्यों रही हैं? देखिए, राजनीतिक दलों का या राजनीतिज्ञों का ये थोड़ा रहा है कि वो बढ़ चढ़ कर के वादे करते हैं, बहुत चढ़ के बातें करते हैं, लेकिन जब लागू करने का होता है, उन पर अमल करने का होता है, तो कभी वो जुमला बोल देते हैं या कुछ और बोल जाकर निकलने की कोशिश करते हैं। आपने आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं तो जगा दी हैं लोगों में, किसानों के बीच में। देखिए, किसान इस देश का सबसे तंग और परेशान लोग हैं। आप देखिए, कारपोरेट जो है अपनी लागत को कैसे तय करता है, जो उसकी बिल्डिंग होगी उसके पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकाल करके उसकी ज़मीन का जो वैल्यू है उसको रखेगा, फिर उसमें जो जो कंप्यूटर कितना लगा है, इतना टेबल लगा है, सैलरी है, सारा स्ट्रक्चर बना करके उसमें अपनी लागत तय करेगा। किसान की लागत में आप तुरंत कह देते हैं कि नहीं, ज़मीन की तो कोई कास्ट नहीं होगी, ज़मीन को कास्ट से अलग कर देते हैं। किसान जो है अपनी लागत में
अपना, अपनी पत्नी, अपने बच्चों का जो श्रम लगता है उसको जोड़ता नहीं है। वो सिर्फ जोड़ता क्या है, बीज का दाम, पानी का दाम, खाद का दाम, इसको जोड़ करके उसकी लागत तय होती है। उसका भी 1.5 गुना आप कह करके भी देने में आपको परेशानी होती है। और वही आप देखिए ना, जैसे अभी 6 रुपये 8 रुपये किलो, अभी शिवराज सिंह जी ने कहा कि 8 रुपये किलो हम खरीदवाएंगे प्याज वहाँ मध्य प्रदेश उस इलाके में, लेकिन दिल्ली में प्याज हम लोग क्या भाव खा रहे हैं? भोपाल में लोग प्याज, वही किसान का बेटा ही होगा ना या भाई होगा ना जो खरीद के खा रहा है, तो आज हम 14 रुपये से लेकर 20 रुपये की प्याज खा रहे हैं, और उनको आप 8 रुपये देने में भी आप तकलीफ हो रही है। पूरी मंडियाँ जो हैं वहाँ आड़तियों के कब्जे में हैं, आड़ती अपने हिसाब से रेट तय करते हैं, आपके जो खरीद केंद्र हैं वो चुपचाप बैठे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसानों का आंदोलित होना, तो मतलब उसमें आप कुछ कोई विकल्प भी नहीं हो, कोई विकल्प क्या करे, क्या मतलब, या तो वही है कि आत्महत्या करे। अब देखिए पिछले 3 महीनों में जिस ढंग की जो आई है, खबरें आई हैं, उसका औसत निकल के आ रहा है कि हर दिन 3 किसान आत्महत्या कर रहा है मध्य प्रदेश से, और खेत मजदूर भी, उसके अलावा 2 खेत मजदूर भी, यानी कुल मिला के 5 जो हैं किसान और खेत मजदूर हर दिन आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये बीमारी जो कल तक महाराष्ट्र में थी, आज मध्य प्रदेश में हो गई है, पंजाब में हो गई, उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं तो किसानों में जो अनरेस्ट बढ़ रही है, और उसकी तरफ कोई भी सरकार ध्यान देने को फिलहाल तैयार नहीं दिख रही है कि जो बड़ी मांग है उनकी लागत को लेकर, उनकी खरीद को लेकर जिन्स की, उसकी तरफ कोई एक ठोस नीति जिसका जल्द ऐलान हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और ये थी पहली खबर। महाराष्ट्र में भी किसानों का आंदोलन जारी है। नासिक और अहमदनगर समेत कई जिलों में मंडियों में कामकाज बंद रहा, तो किसानों ने कई जगहों पर प्रदर्शन किया। आंदोलन के चलते मुंबई समेत कई शहरों में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे। मुंबई में पहले की तुलना में सब्जियां कम आ रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी दलों पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। अभी कुछ लोग इसके ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। हमने बातचीत के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं। ऋण माफी कैसी हो, किसके लिए हो, इसके बारे में कोई अगर सुझाव देना चाहता है तो महाराष्ट्र की सरकार उन सुझावों का स्वागत करेगी, उन पर विचार करेगी। और फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबर। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा। अक्टूबर में होंगे पार्टी संगठन के चुनाव। देखिए देश देशांतर रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। डॉक्टरों के साथ हिंसा और दूसरी मांगों को लेकर आज देश भर में डॉक्टरों ने कलमबंद हड़ताल की। सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी का काम ठप रहा, जिसके चलते मरीजों को परेशानी भी हुई। इधर दिल्ली में देश भर से आए डॉक्टरों ने अपनी 15 सूत्री मांगों के समर्थन में राजघाट से एक मार्च निकाला। अपनी मांगों के समर्थन में हाथों में तख्तियां और बैनर लिए ये हैं देश भर से आए पेशेवर डॉक्टर। इन्होंने राजघाट से लेकर इंदिरा गांधी स्टेडियम तक मार्च निकाला। ये लोग डॉक्टरों के साथ हिंसा के खिलाफ सख्त कानून की मांग कर रहे हैं। मेडिकल के अंदर में जो वायलेंस हो रहा है, जो डर बैठा हुआ है, जो फ्री माइंड नहीं है, हमारे सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन नहीं है, सिंगल विंडो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, प्रोफेशनल ऑटोनॉमी नहीं है, हमें काम करने दो फ्री माइंड से, ये हमारा बेसिक मुद्दा है। इसके लिए हमसे बैठे और बातचीत करें। डॉक्टरों की मुख्य मांग है कि क्रिमिनल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की खामियां दूर की जाएं और उन्हें ब्रांडेड या जेनेरिक दवा लिखने की आजादी मिले। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने इसे सत्याग्रह आंदोलन बताया है। हमारी डिमांड है कि यह स्वच्छ स्वास्थ्य सेवा हिंदुस्तान को मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवा का शोषण नहीं होना चाहिए। ये जो शोषण हो रहा है, ये जो सिस्टम चल रहा है, ये एंटी पब्लिक, एंटी पेशेंट्स है, एंटी डॉक्टर्स है। ये डॉक्टर्स पेशेंट्स का रिलेशनशिप खराब कर रहा है। संगठित हैं आज हम, और हैं हमारे हौसले बुलंद। अब नहीं है हम डॉक्टरों में कोई भी अंतर्द्वंद। हर सदस्य की मांगों का अपने मेमोरेंडम में करके समावेश, अपने अधिकारों की रक्षा ही है अब हमारा उद्देश्य। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हड़ताल का असर ज्यादातर राज्यों में दिखाई दिया। सरकारी डॉक्टरों ने काम नहीं किया, वहीं निजी अस्पतालों में ओपीडी बंद रखी। हालांकि प्रदर्शन के दौरान आपातकालीन सेवाएं चालू रहीं।
हाल के दिनों में महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में डॉक्टरों पर हमले और मारपीट की घटनाएं हुई हैं। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज हुई बैठक में केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तनाव सरकार की घोर नाकामी को दिखाता है। बैठक में सरकार की आर्थिक नीतियों, किसानों की स्थिति पर भी चिंता जाहिर की गई। कांग्रेस ने एनडीए सरकार को सिर्फ नारों और पब्लिसिटी की सरकार बताया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मंगलवार को दिल्ली में बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी में देश के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार आपसी भाईचारा बनाए रखने में नाकाम रही है। हर तरफ डर और खौफ का माहौल है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सरकार की अर्थव्यवस्था की नीतियों की आलोचना की। सबका साथ, सबका विकास, लेकिन उसका बिल्कुल उल्ट किया इन्होंने। ये सिर्फ नारों और पब्लिसिटी सरकार है। जो टेलीविजन में तो हीरो दिखती है, लेकिन जमीन पे जमीनी कामों में जीरो है। कांग्रेस ने एनडीए सरकार के 3 साल को निराशाजनक करार दिया। पार्टी का आरोप है कि देश में किसान बेहाल और युवा बेरोजगार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार की जम्मू कश्मीर नीति की आलोचना की। हमारे जवान रोज मारे जाते हैं, सिविलियन मारे जाते हैं, चाहे उसमें बच्चे हो, नौजवान हो। ये जो एलिनेशन की पॉलिसी है ये सरकार की, ये गलत पॉलिसी है। बैठक में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के मसले पर भी चर्चा हुई और इस मुद्दे पर विपक्ष की एकता बनाने की कोशिश पर बातचीत हुई। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि एनडीए सरकार के 3 साल के कार्यकाल में वही लोग डर रहे हैं जिन्होंने कुछ गड़बड़ी की थी। जो बेईमान है, जिन्होंने गरीब, दलित, शोषित, वंचित के पैसे को मारने की हिम्मत की है, उनके पैसे पर करप्शन और भ्रष्टाचार किया है, वो डरें। मगर जो ईमानदार है, जो देश के लिए काम कर रहा है और सच्चाई के साथ काम कर रहा है, उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। इन 3 वर्षों में हिंदुस्तान ने यह फलसफा देखा है। बूचड़खानों के लिए पशुओं की खरीद बिक्री पर पाबंदी को लेकर मेघालय बीजेपी में विरोध जारी है। इस मुद्दे पर हफ्ते भर में पार्टी के एक और नेता ने इस्तीफा दे दिया है। बाचू मारक ने अपना इस्तीफा राज्य में पार्टी अध्यक्ष शिबुन लिंगदो को सौंप दिया। उन्होंने कहा कि गारो समुदाय से होने के चलते वो लोगों की भावनाओं से समझौता नहीं कर सकते और बीफ खाना उनकी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। वहीं मेघालय बीजेपी का कहना है कि बाचू मारक के जाने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे पहले बर्नार्ड मारक ने बीजेपी छोड़ी थी। As seen in Manigan's meeting held at 30th of last month, I was not informed of the meeting held. Such biasness is not acceptable to us. I'm reasoning because BJP is favoring Hindus rather than Garos. बर्नार्ड मारक जो रिजाइन कर दिया उसका अपना पर्सनल है। अभी बच्चू मारक जो रिजाइन किया ये भी वो अपना पर्सनल है। तो उन लोग जाने से हम सोचता कि अच्छा होगा, पर सम मोर पीपल्स विल जॉइन। उत्तर प्रदेश में अब गोवध और दुधारू पशुओं की तस्करी करने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। डीजीपी सुलखान सिंह ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को ये निर्देश भेजा है। राज्य में अखिलेश सरकार के दौरान ही गोवंश और की हत्या और दुधारू जानवरों के अवैध परिवहन पर रोक लगा दी गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत पुलिस अभियुक्त को 60 दिनों तक रिमांड पर रख सकती है। आमतौर पर ये 14 दिन की होती है। डीजीपी ने पुलिसकर्मियों को कथित गौरक्षकों के खिलाफ सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए हैं। राज्यसभा सांसद मीसा भारती को आयकर विभाग ने नया समन जारी किया है। उन्हें अब 12 जून को पेश होने को कहा गया है। पेश नहीं होने के लिए उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। उन्हें आज बुलाया गया था, लेकिन व्यस्तता की बात कहकर वो पेश नहीं हुई। आयकर विभाग उनसे बेनामी भूमि सौदों के बारे में पूछताछ करना चाहता है।
भीषण गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली वासियों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतें मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया कि बिजली कटौती की बिजली कंपनियां पहले से जानकारी देनी होगी उन्हें। साथ ही कॉल सेंटर के नंबर जारी करने और शिकायतों का रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया गया। दिल्ली सरकार बिजली कटने पर उपभोक्ताओं को हर्जाना मिले, इस सिलसिले में कल उपराज्यपाल से मुलाकात करेगी। अगर 2 घंटे से ज्यादा कहीं अनशेड्यूल्ड पावर कट होता है किसी इलाके में, तो उस इलाके के कंज्यूमर्स को उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए। इसका प्लान पिछले साल बनाया था, वो हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। मौसम विभाग ने मानसून के तय अनुमान से बेहतर होने की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग के महानिदेशक के.जी. रमेश का कहना है कि अल नीनो के कमजोर होने के चलते मानसून के 98% तक होने का अनुमान है। इससे जुलाई में 96% और अगस्त में 99% बारिश का अनुमान है। इलाके के हिसाब से मध्य भारत में 100%, दक्षिण प्रायद्वीप में 99% बारिश की उम्मीद है। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भीषण गर्मी से राहत मिलने का अनुमान जताया है। View of the positive scenario for monsoon, we have upgraded all India figure from 96% to 98% of the long term average for the 4 months of June, July, August, September of 2017. असम में मानसून के साथ ही बाढ़ की समस्या गहराती जा रही है। यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा लोग इससे परेशान हैं। राज्य के लखीमपुर और करीमगंज जिले सबसे ज़्यादा पीड़ित। 140 गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं। यहाँ पर 4 नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर हैं। सरकार 140 जगहों पर राहत सामग्री बांट रही है। शेर बहादुर देउबा चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री पद के चुनाव के लिए मंगलवार को नेपाली संसद की बैठक हुई। मुख्य पक्षी सीपीएन यूएमएल समेत किसी भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा और उसके बाद देउबा के निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर देउबा को बधाई दी और कहा कि उनके नेतृत्व में नेपाल आगे बढ़ेगा। शेर बहादुर देउबा नेपाल के 40वें प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेपाली कांग्रेस और माओवादी सेंटर गठबंधन के नेता शेर बहादुर देउबा चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। उन्हें नेपाली संसद के 50% से ज्यादा सदस्यों का समर्थन हासिल है। 593 सदस्यीय नेपाली संसद में प्रधानमंत्री चुने जाने के लिए 297 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। नेपाल कांग्रेस और माओवादी सेंटर गठबंधन के कुल 287 सदस्य हैं। इसके अलावा 21 सीटों वाली 4 दूसरी पार्टियां भी देउबा के समर्थन में हैं। इससे पहले पुष्प कमल दहल प्रचंड ने 24 मई को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। समझौते के मुताबिक 2018 में संसद के चुनाव होने तक नेपाली कांग्रेस और माओवादी सेंटर बारी बारी से सरकार का नेतृत्व करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कतर के अरब देशों के साथ तकरार थमती नजर नहीं आ रही। सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात के अलावा लीबिया, यमन और मालदीव की अंतरिम सरकारों ने भी कतर से दूरी बना ली है। हालांकि कुवैत ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है, लेकिन सऊदी अरब अपने रुख में नरमी लाता नजर नहीं आ रहा। इस बीच भारत ने कहा कि इस संकट से अरब देशों के साथ उसके रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस्लामी समूहों के समर्थन और ईरान के साथ रिश्तों को लेकर कतर की अरब देशों के साथ हुई तकरार अब सिर्फ राजनयिक रिश्ते खत्म करने तक सीमित नहीं है। सऊदी अरब ने कतर को यमन के सैन्य अभियान के बाहर कर दिया है और साथ ही कतर से लगी अपनी सीमा बंद कर दी है। इसके बाद कतर को जरूरी चीजों की आपूर्ति पर बुरा असर पड़ा है और पीने के सामान की किल्लत हो गई है। इस बीच भारत ने कहा है कि ये जीसीसी का अंदरूनी मामला है और इसका भारत से रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे लिए इस स्थिति से कोई चैलेंज उभर कर नहीं आया। ये जीसीसीआई का आंतरिक मामला है, पहले भी कई बार हो चुका है। जहां तक हमारा सवाल है, इसमें केवल हमें चिंता है तो इतनी है कि हमारा कोई भारतीय तो इसमें नहीं फंसा हुआ, क्योंकि उन्होंने रोक लगा दी है जाने पे। अगर कोई भी भारतीय रुका हुआ है तो हम उसको यहाँ ले आएंगे। कतर ने कहा कि अरब देशों की कार्रवाई अन्यायपूर्ण है और इसका उद्देश्य दोहा को राजनीतिक दबाव में लाना है।
जबकि अमेरिका ने दोहराया है कि वो इस मामले में बातचीत से हल्के पक्ष में हैं। Look, the president's committed to continuing to have conversations with all of the people involved in that process, with all of those countries. We want to continue to de-escalate that, and at this point, we're continuing to work with each of those partners. इधर ईरान ने कतर को खाने पीने का सामान भेजने की पेशकश की है। तुर्की ने कहा है कि ये विवाद क्षेत्र के हित में नहीं है और सभी पक्ष बातचीत से इसका हल निकालें। Ve bu durumun normalleşmesi için elbette elimizden gelen her türlü desteği veririz. कतर में अमेरिका का सैन्य अड्डा है, जबकि 2022 का फुटबॉल विश्व कप भी कतर में होना है। ऐसे में मौजूदा संकट के दीर्घकालिक असर हो सकते हैं। हालांकि इराक, कुवैत, मोरक्को और ओमान समेत कई देश अभी इस मामले पर खामोश हैं, लेकिन मध्य पूर्व के देशों का इस विवाद से दूर रहना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।